स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के साथ सामने मोदी के सबसे पहले सबसे बड़ी दिनांक होता है दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के अति पिछड़ा समाज के 36% लोगों को साधने के बाद प्रियंका गांधी का आज बिहार का दौरा होने जा रहा है। दोस्तों बताएंगे कहां कहां पर प्रियंका गांधी के कार्यक्रम है और पार्टी ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर एक नया बड़ा बयान दिया है। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे कैसे चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के कई सारे बड़े नेता और उनके कार्यकर्ता आपस में हाथापाई करते हुए मंच पर दिखाई दिए। दोस्तों और आखिरकार जो आरोप नीतीश कुमार के परछाई मंत्री के ऊपर लगाया गया था उस बात को वो खुद स्वीकार भी करने लगे हैं। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर बिहार में बताएंगे कहां पहुंच गया असदुद्दीन ओवैसी और किस तरीके के उनके कार्यक्रम हुए हैं दोस्तों, और क्या बयान उन्होंने दिया है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को साथ में असदुद्दीन ओवैसी और जनसुराज पार्टी को भी बीजेपी को हराने के लिए काम करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोस्तों राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए बिहार के पटना पहुंचे थे, जहां पर पार्टी की ओर से अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए 10 बड़े वादे किए गए। दोस्तों सबको आश्वासन दिया गया कि सरकार बनने के बाद अति पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए इंडिया गठबंधन की पार्टी सबसे ज्यादा काम करेगी। दोस्तों और आश्वासन देते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मेरी गारंटी है कि मैं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अपनी सरकार से सारे काम करवाऊंगा, और इससे कहीं ना कहीं समाज में मैसेज गया है कि राहुल गांधी जैसे बड़े स्तर के नेता पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज की भलाई के बारे में सोच रहे हैं और वादा कर रहे हैं जिसका दूर तक असर देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की, तो इसके बाद अब 2 दिनों के बाद आज प्रियंका गांधी बिहार के दौरे पर जा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आला कमान धीरे धीरे करके पटना का रुख कर रहा है। दोस्तों जानकारी है कि प्रियंका गांधी आज बिहार के दौरे पर है। प्रियंका गांधी आज बिहार में 2 बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। दोस्तों पहले तो वो कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक कार्यालय सदाकत आश्रम में मौजूद रहेंगी। दोस्तों ये वही सदाकत आश्रम है जहां पर भाजपाइयों की ओर से हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी यहां महिलाओं से संवाद करेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी मोतिहारी में एक बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों पार्टी ने जानकारी दी है कि मोतिहारी की सभा को लेकर तैयारी कर ली गई है। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह पार्टी के सांसद पप्पू यादव दिखा रहे हैं। दोस्तों पप्पू यादव चाहते थे कि पूर्णिया में उनकी यात्रा होनी चाहिए, लेकिन पार्टी के नेताओं ने सोचा कि पूर्णिया में तो कभी भी यात्रा कराई जा सकती है, लेकिन मोतिहारी जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है जहां पर पार्टी पहले मजबूत हुआ करती थी, अभी पार्टी को और ज्यादा वहां पर मजबूत करना है, तो प्रियंका गांधी का दौरा होना चाहिए। इसके बाद अगला कार्यक्रम प्रियंका गांधी का पूर्णिया में ही लगाया जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर सभी नेता अपने अपने तरीके से काम पर जुट गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जानकारी डिटेल में बताई गई कि प्रियंका गांधी की यात्रा कहां कहां होने जा रही है, और पार्टी की ओर से नारा दिया गया कि जलाने वोट चोरों की लंका आ रही प्रियंका। 26 सितंबर यानी आज उनका मोतिहारी और पटना में कार्यक्रम है। दोस्तों प्रियंका गांधी से जुड़ने के लिए शक्ति महापंचायत में भाग लेने के लिए नंबर भी जारी किया गया है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को भी पार्टी की ओर से जो वादे किए गए हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऐसे में वोट चोरी कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि उसके खिलाफ मोर्चा खोला जाए, और प्रियंका गांधी आज भाषण में क्या क्या बोलेंगी इससे बड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों पता चलेगा कि आखिर पार्टी किस दिशा में अपना कार्यक्रम लेकर जा रही है। ऐसे में जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं दोस्तों उनको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने और एनडीए सरकार के 20 सालों तक चले रहने का कारण एक था कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का समर्थन मिलता था। दोस्तों नीतीश कुमार को 2 बड़े समुदाय के लोग वोट देते थे, एक था अति पिछड़ा समाज के लोग और दूसरे महिला वर्ग। ये दोनों के दोनों नीतीश कुमार को थोड़े बहुत सीटें देते थे, जिसके कारण एनडीए की सरकार बन जाती थी। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को बुलाकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को साथ में लाने की कोशिश की है, और प्रियंका गांधी आज महिलाओं से सीधा संवाद करेंगी दोस्तों, और बताएंगे कि जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना के अंदर महिलाओं को 2100 रुपए महीना दिया जा रहा है, उसी तरीके से बिहार में भी ये नीति लागू करेंगे ताकि महिला सशक्तिकरण हो। तो उसके बाद अब उम्मीद है कि प्रियंका गांधी के आह्वान पर महिला वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करेंगे। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में एलजेपी आर के नेता चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा अपनी छवि खराब करवाई है। दोस्तों बार बार चिराग पासवान ऐसे ऐसे बयान देते रहे बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कि लग रहा था कि मानो वो एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में अपने सारे बयानों से पलटते रहे। ऐसे में दोस्तों चिराग पासवान ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे पलटी मारी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब फिर से अपने कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं बिहार का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, यानी अपने आप को अब एक
बड़ा नेता बताकर कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब सवाल उठता है कि जब पहले ही वो भाषण दे रहे थे कि वो चुनाव लड़ने को तैयार है, पार्टी बोलेगी तो लड़ेंगे, तो फिर अब क्यों चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं? हिम्मत है तो उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि अगर चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ गए तो इसका मतलब पार्टी के अंदर से आवाज उठेगी और पार्टी के लोग मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी दावेदारी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और इसके बाद नीतीश की पार्टी से उसका प्रतिरोध देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान जिस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं दोस्तों, और जिस तरीके से अपने बयानों से पलट रहे हैं, साफ तौर पर एक युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपनी छवि को सबसे ज्यादा खराब किया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। एक और तेजस्वी यादव है जो 17 महीने की सरकार में 4 लाख से 5 लाख लोगों के रोजगार को सुनिश्चित करते हैं, और दूसरी ओर चिराग पासवान है जो कहते हैं कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा, फिर पलट जाते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों की मारधाड़ नहीं हो रही है। कहीं पर नीतीश कुमार के सामने मुर्दाबाद के नारे लग जा रहे हैं, तो कहीं पर नीतीश के खिलाफ एक नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है दोस्तों। एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर भी आपसी विवाद हो जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के सामने काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं, कुर्सियां उछाली जा रही है, चप्पल फेंके जा रहे हैं। और अब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में एक बार फिर से जोरदार रार देखने को मिली दोस्तों। हुआ यह कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन डंडा मिलन समारोह हो गया दोस्तों। दरअसल खुद को मुजफ्फरपुर का मुख्यमंत्री बताने वाले जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह और लोजपा के सांसद वीणा देवी के सामने उनकी बेटी कोमल सिंह का हुआ भारी विरोध। कोमल सिंह ने जेडीयू नेता का कॉलर पकड़ लिया दोस्तों। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने आपस में खूब एक दूसरे को पीटा, तोड़फोड़ की, हुड़दंग मचाया। दोनों तरफ से सैकड़ों कार्यकर्ताओं में आपस में लाठी, डंडे, झंडा, लात, घूसे, मां बहन की गालियां बरसाते आपस में भिड़ गए दोस्तों। एक दूसरे को घायल कर दिया गया। ये सब देखे दवाई से प्रेम रखने वाले बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा दंग हो गए देकर। दिनेश सिंह ने बाउंसर और पुलिस से सहयोग लेकर सुरक्षा घेरे में भाषण दिया और पुलिस से जनता पर लाठी चार्ज करवाया, फिर भी धक्का मुक्की होती रही। 1-2 हाथ पैर लगने की भी चर्चा है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जनसुराज पार्टी के नेताओं ने अशोक चौधरी पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए थे दोस्तों, और पूरे परिवार पर 200 करोड़ रुपए के हेर फेर का आरोप लगाया गया था दोस्तों। इस मामले को लेकर अब अशोक चौधरी इस बात को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने किया हो, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। यानी वो इस बात को मानने को तैयार है दोस्तों की कुछ ना कुछ तो झोल है दोस्तों। अपने परिवार को लेकर कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने किया होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों की किस तरीके का अब जो आरोप लगा है जवाब देते भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को नहीं बन रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में डेरा डाला हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि सीमांचल को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी संभालते हुए असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरे हैं दोस्तों, और सीमांचल के कई क्षेत्रों के अंदर उनके लगातार दौरे हो रहे हैं। ऐसे में रानी चौक जोकीहाट विधानसभा में सीमांचल न्याय यात्रा में उन्होंने एक बड़ा आकर्षण लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है दोस्तों। यानी उनको देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो और इसके विकास के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सभी सीमांचल के लोगों को सपना देखना चाहिए अपने विकास का। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो यहाँ के लोगों को भी सपने देखने चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के युवाओं, बेरोजगारों और बुजुर्गों को अपने हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए हम एकजुट कर रहे हैं। एआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ने के लिए आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। सीमांचल को उसका हक दिलवा कर रहेंगे। यानी सीमांचल को पूरा एआईएमआईएम का गढ़ बनाने में जुटे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों। पिछली बार 5 सीटें मिली थी, अगर इस बार और ज्यादा सीटें मिलेगी तो बिहार की राजनीति में इनका दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि सीमांचल में पूर्णिया और किशनगंज, अररिया पर ज्यादा फोकस है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियम में बदलाव किया है दोस्तों। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग को रोक दिया जाएगा। साथ ही बैलेट ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें कि काउंटिंग के दिन वोटिंग 8 बजे शुरू होती है, ईवीएम की काउंटिंग 8:30 बजे के आसपास शुरू हो जाती है दोस्तों। अभी तक ये होता आया है कि कई सेंटर पर मशीन से काउंटिंग पूरी हो जाती है, जबकि बैलेट पेपर से गिनती लगातार जारी रहती है दोस्तों। चुनाव आयोग के नए नियम के अनुसार जो बिहार में लागू किया जाएगा वो ये है कि बैलेट की गिनती बाकी होने पर ईवीएम के लास्ट सेकेंड राउंड की काउंटिंग को रोक दिया जाएगा। तब तक बैलेट की काउंटिंग पूरा करना होगा, और जब बैलेट की काउंटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद लास्ट राउंड के ईवीएम की काउंटिंग को भी पूरा कर लिया जाएगा। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
नेता विपक्ष राहुल गांधी जब दिल्ली लौटे दोस्तों बिहार से, तो फिर उन्होंने दिल्ली से सीधा गुरुग्राम की यात्रा की, जहां पर गैलेरिया मार्केट के रेस्टोरेंट में राहुल गांधी दिखाई दिए। रेस्टोरेंट में राहुल गांधी की मौजूदगी देखकर कई सारे लोग अचानक से चौंक गए कि राहुल गांधी यहां कैसे आए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने उन लोगों से बातचीत की दोस्तों, और कई लोगों ने राहुल गांधी के साथ में सेल्फी भी ली है और एक अच्छा नजारा देखने को मिला। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोगों से वो मुलाकात करें, खासकर जो छोटे दुकानदार है और मार्केट के लोग हैं उनसे राहुल गांधी लगातार बातचीत करते रहते हैं, चाहे जीएसटी का मामला हो या फिर और भी कई अलग अलग तरीके के मामले हो। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लेह लद्दाख के अंदर हुए हिंसा के मामले को लेकर दोस्तों अब कई तरीके के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक के अलग अलग देशों के साथ में संबंध है, यानी उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो विदेशी हाथ में खेल रहे हैं और जानबूझकर लद्दाख के अंदर हिंसा भड़का रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भाजपाइयों ने दावे करने शुरू कर दिए, अब लोगों को इस पर गुस्सा भी आने लगा है। लोगों ने कहा कि लगातार सोनम वांगचुक अपनी मांग को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी मांगों पर फैसला लेने की जगह उल्टा उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके विदेशी लोगों से संबंध है और विदेशी एजेंसियों के कहने पर वो भारत के अंदर हिंसा भड़का रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सोनम वांगचुक के खिलाफ बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना साफ इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी के लोग सोनम वांगचुक और स्थानीय लोगों की मांग को पूरा नहीं करवा पाने पर अब मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से भी प्रतिक्रिया आती है, वो कहते हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और अमित शाह को स्वीकार करना चाहिए कि लद्दाख क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो अमित शाह के अंतर्गत कानून व्यवस्था आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर, और वो सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर यानी शांति सद्भाव मेंटेन करने में पूरी तरीके से फेल रहे हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हिंसा की जिम्मेदारी सोनम वांगचुक की नहीं भाजपा सरकार की होनी चाहिए, आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर? ये जो इस्तीफा मांगा गया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण देने के फैसले पर आरएसएस बीजेपी के समर्थक ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है दोस्तों, और जमकर आलोचना करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भाजपा समर्थक कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है, बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए आरक्षण को लगातार बढ़ाती जा रही है। और इसके बाद दोस्तों और भाजपा के समर्थक कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण 14% है क्योंकि एससी और एसटी आरक्षण 36% है, आप लोग 36% को कम करके 22.5% करो ताकि ओबीसी को 27% मिल सके। यानी दोस्तों आरक्षण की लिमिट बढ़ाए जाने का जो वादा बीजेपी ने चुनाव में किया था और भाजपा के समर्थक तब बीजेपी को वोट दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है, यानी आरक्षण विरोधी बीजेपी को वोट देते हैं दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के दबाव में बहुजन समाज के हित में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि पता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी नहीं, और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब भाजपाई इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आरक्षण विरोधी आखिरकार बीजेपी को वोट क्यों देते हैं, इस पर जरूर अपनी राय दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों को लेकर बीजेपी के लोग ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं दोस्तों, जैसे लगता है कि उनके परिवार में भाई बहन के रिश्ते होते ही नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने विवादित बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि पहले के लोग बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे, आज के नेता राहुल गांधी अपनी बहन को चौराहे पर किस करते हैं। इस तरीके का बयान बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का है दोस्तों। सोचिए कैसी मानसिकता है भाजपा के कैबिनेट मंत्री की दोस्तों, जो भाई बहन के रिश्ते को भी इस तरीके से शर्मनाक बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये मानसिकता है कैलाश विजयवर्गीय की और भाजपा के नेताओं की दोस्तों, तो लिखकर जरूर बताएगा और इस पूरे मामले पर दो शब्द जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लेह लद्दाख के कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने लेह में हिंसा भड़काने के आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे हालात नहीं सुधरेंगे बल्कि और ज्यादा बिगड़ेंगे, यानी टारगेटिंग करके जो बयानबाजी की जा रही है और मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, इससे स्थिति सुधरेगी नहीं। जो हमारी मांगे है उसे पूरा किया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक लगातार बोल रहे हैं कि हम 6 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, आंदोलन की कोई सुनवाई नहीं हो रही, और उसके बाद उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाया जा रहा, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात तो एकदम सही है, बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि पिछले 6-7 सालों से जो सवाल लद्दाख के लोग पूछ रहे हैं, 4 मांगे हैं, उन 4 मांगों पर क्यों मोहर नहीं लगाई जाती, क्यों बार बार मामले को टालने की कोशिश की जाती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है दोस्तों, जबकि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को अचानक से घटा दिया गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। पप्पू यादव को पहले से मिली Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी अब Y श्रेणी की सुरक्षा में बदल दी गई है दोस्तों, यानी जो पहले सिक्योरिटी दी गई थी वो थोड़ी एडवांस सिक्योरिटी दी गई थी, अब उसको कम कर दिया गया है। 2 शब्द इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, पप्पू यादव के खिलाफ आखिर ऐसा एक्शन लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या पप्पू यादव जिस तरीके की राजनीति करते हैं और कांग्रेस पार्टी का लगातार समर्थन कर रहे हैं, क्या पप्पू यादव के इस बढ़ते प्रभाव कांग्रेस को बढ़ाते आगे कि उनके काम को लेकर बीजेपी और उसकी सरकार में नाराजगी है? शायद यही बड़ा कारण है कि पप्पू यादव पर दबाव बनाने के लिए उनकी सुरक्षा कम की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर उनको पहले भी खतरा था तो अभी भी खतरा हो सकता है, तो फिर ये चुनाव आते आते ही Y कैटेगरी की सिक्योरिटी क्यों Y+ से Y पर ला दी गई है दोस्तों, यानी कम कर दी गई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत कई सारे लोगों से मुलाकात की है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिन 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर इंदिरा भवन दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की दोस्तों। खासकर ये वो नेता है जो संगठन सृजन से जुड़े हुए हैं, यानी पार्टी को अपने संगठन का विस्तार करना है तो अलग अलग पार्टी के प्रभारियों से बातचीत की गई है और पूछा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार कैसे देश भर के अंदर कर रही है। डिटेल में जानकारी मांगी गई है, प्रभारियों ने सारी बात बताई, जिसमें सचिन पायलट भी मौजूद थे दोस्तों और अलग अलग क्षेत्रों के अध्यक्ष भी मौजूद थे, राज्यों के अध्यक्ष भी मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। इससे एक बात तय है दोस्तों कि राहुल गांधी संगठन विस्तार को लेकर पूरी तरीके से सीरियस है, वो किसी भी संगठन की कमजोरी को नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों। लगातार कई सारे राज्यों के अंदर उनकी बैठकें चलती रहती है। आप लोग इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम को लेकर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन 25 सितंबर की एक तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी के लोग इस कार्यक्रम में शामिल है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की ओर से तस्वीर भी शेयर की गई है, कांग्रेस की नेत्री रागिनी नायक ने भी तस्वीर शेयर की है और जमकर मजाक उड़ाया है दोस्तों। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय का जो नाम लिखा जाता है उसमें दीनदयाल की जगह पर दीन दलाल लिखा गया है और इसी बात को लेकर लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि यह किसका नाम है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता को और अपने महापुरुष को इस तरीके से संबोधित करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं? यानी पंडित दीनदयाल लिखना चाहिए था दोस्तों, लेकिन उसकी जगह दीन दलाल लिखा गया है। अगर आप भी मानते हैं कि रागिनी नायक ने जो तस्वीरें शेयर की है दोस्तों और बीजेपी पर निशाना साधा, इस मामले को लेकर भाजपा को स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। आखिर दीनदयाल उपाध्याय जी का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया जा सकता दोस्तों, कम से कम दीन दलाल तो नहीं बोलना चाहिए था। 2 शब्द जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर अब कई सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। सोनम वांगचुक पहले जो बीजेपी के 370 हटाने के फैसले का समर्थन कर रहे थे और कई सारे मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े थे दोस्तों, उन्होंने अब जब बीजेपी से सवाल पूछना शुरू कर दिया तो भाजपा के लोग सोनम वांगचुक को लेकर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर गए दोस्तों। और अब निधि राजदान कहती है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यानी उस चीज के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए जिसकी तुम इच्छा करते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक टाइम में काफी ज्यादा बड़े समर्थक हुआ करते थे सोनम वांगचुक, और सोनम वांगचुक ने बीजेपी को लगभग सभी मुद्दों पर सपोर्ट किया था दोस्तों। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है? आज उसी सोनम वांगचुक ने भाजपा से सवाल पूछना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, तो उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनके एनजीओ को बैन किया गया है, उसका FCRA का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। इससे पता चलता है कि आज के दौर की जो भाजपा की रणनीति है दोस्तों केवल वही है कि जो हमारे साथ है, जो भाजपा का गुणगान गाता रहेगा दोस्तों बीजेपी के लिए, वो राष्ट्रवादी हो जाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ एक छोटा सा भी सवाल खड़ा करेगा उसे इन सभी संज्ञा से संबोधित किया जाएगा। आप लोग पूरे मामले पर 2 शब्द लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार ने लद्दाख में बुधवार को हिंसा के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार बताया दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर वांगचुक पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, हिंसा के बीच अपना उपवास उन्होंने तोड़ दिया और वहां से वापस लौट गए, इस तरीके के दावे किए गए दोस्तों। कुल मिलाकर जिस तरीके की बयानबाजी की गई है दोस्तों, खासकर जो प्रेस नोट आया है गृह मंत्रालय के द्वारा, उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि किसी नेता ने तैयार किया है। अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों का स्पष्टीकरण भाजपा को देना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे, वरना हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए, आरोप मढ़कर उनके सवालों के गंभीरता को कम करने की जो पुरानी नीति होती है बीजेपी वालों की, उसे अब इससे बाज आना चाहिए, तो लिखेगा जरूर। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते दिन इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। उन्होंने फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए भारत को नेतृत्व करना चाहिए, यह बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख बहुत निराशाजनक रहा है, सरकार
सरकार की गहरी चुप्पी मानवता और नैतिकता के साथ विश्वासघात है। यह भारत की पुरानी विदेश नीति से भी अलग है। गांधी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर भारत का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की निजी दोस्ती से प्रभावित दिखाई देती है। यानी भारत फिलिस्तीन को लेकर आजकल जो स्टैंड ले रहा है दोस्तों, वो भारत के पुराने स्टैंड से एकदम अलग है। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराजगी जताती है। कांग्रेस का कहना है कि जो फिलिस्तीन को लेकर हमारे देश का पुराना एजेंडा था, उसी के इर्द गिर्द हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों? लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी से कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार ने एक अपील की थी दोस्तों, जिसे ठुकरा दिया गया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गुजारिश की थी कि बेंगलुरु के अंदर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से जुड़े हुए कैंपस का इस्तेमाल करने की इजाजत, उसके रोड का इस्तेमाल करने की इजाजत लोगों को मिलनी चाहिए। इससे बेंगलुरु में ट्रैफिक के मामले को लेकर लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी दोस्तों। हालांकि इसकी इजाजत देने से उन्होंने मना कर दिया है। अब देखते हैं इस पर क्या जानकारी आती है कांग्रेस पार्टी सरकार की ओर से। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।